नमस्ते, मेरा नाम मुकुल श्रीवास्तव है और आज हम बात करने वाले हैं बदलता माध्यम और बदलती भाषा। मैं थोड़ा सा विस्तार करता हूँ। देखिए, इस दुनिया में एक ही चीज़ स्थिर है और वो है परिवर्तन। जन माध्यमों का आपने किसी न किसी रूप में प्रयोग ज़रूर किया होगा, चाहे वो सिनेमा के बड़े पर्दे पर कोई फिल्म देखना हो या रेडियो पर कोई गाना सुनना। क्या आपने कभी गौर किया कि आज की फिल्मों की भाषा पुरानी फिल्मों की भाषा से अलग है, या रेडियो पर सुनाई देने वाली भाषा पुराने वक्त से अलग है? आखिर ऐसा क्यों होता है? संचार माध्यम निर्जीव ही कहे जाते यदि उनमें प्राण फूंकने के लिए भाषा ना होती। इतिहास से होकर गुजरते हुए वर्तमान के सफ़र तक आएँ तो हम देखते हैं कि भाषा ने संचार माध्यमों को नए आयामों तक पहुंचाने में नींव के पत्थर की तरह का कार्य किया है। समय बदला और समय के साथ संचार माध्यमों की भाषा में भी बदलाव आए। कुछ मुख्य माध्यम जैसे फिल्म, टीवी, रेडियो, जिनसे कई लोगों तक एक साथ पहुंचा जा सकता था, इन माध्यमों ने भाषाई बदलाव को तेजी के साथ आत्मसात किया। कहना उचित होगा कि भाषा ने माध्यमों पर प्रभाव डाला और इन माध्यमों के द्वारा इसी बदलती भाषा का प्रचार प्रसार भी हुआ। माध्यमों के वर्गीकरण को देखें तो इनमें मुद्रित माध्यम की प्रमुख निर्भरता भाषा पर ही रही है। समाचार पत्रों, मैगजीन जैसे माध्यम से समाचारों और सूचनाओं का प्रसार हुआ, जिसमें भाषा अति महत्वपूर्ण कड़ी रही। मुद्रित माध्यमों के केंद्र में चूंकि पढ़ा लिखा वर्ग ही रहता है, इसलिए भाषा का आसान लेकिन परिष्कृत स्वरूप देखने को मिलता है। वहीं श्रव्य माध्यम जैसे रेडियो में भाषा अधिकतर बोलचाल वाली ही रही। चूंकि इसको सुनने वाले समाज के हर वर्ग से आते हैं, इसलिए भाषा के सरलीकरण से लेकर आम प्रचलित शब्द अधिकतर सुनने को मिलते हैं। दृश्य श्रव्य माध्यमों में भी भाषा का सरल रूप देखने सुनने को मिलता है। फिल्में समाज का आईना कही जाती हैं और समाज पर ही अपना प्रभाव भी डालती हैं। तथ्य यह भी है कि फिल्मों में भाषा से अधिक भावनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा समझा जाता है कि भाषा जितनी सरल होगी, भावनाएं उतना ही गहरा असर डालेंगी। वैसे हिंदी फिल्मों में भाषा के सबसे विविध रंग देखने को मिलते हैं। मुख्यतः उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी के साथ भोजपुरी मिश्रित हिंदी, ब्रज भाषा, पंजाबी जैसी भाषाओं में भी संवाद फिल्मों में देखने को मिलते रहे। उदाहरण के तौर पर विमल रॉय द्वारा निर्मित हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर मानी जाने वाली फिल्म 2 बीघा ज़मीन में हिंदी के स्वरूप को ग्रामीण अंचलों में बोली जाने वाली हिंदी में ढालकर संवादों के साथ प्रस्तुत किया गया। मसलन वक्त के स्थान पर बखत शब्द का प्रयोग। टीवी का आगमन उसी दौर में हुआ जब फिल्मों के कारण भाषा पहले से ही सरलीकरण की राह चल पड़ी थी। दूरदर्शन पर शुरुआती दिनों में आने वाले कार्यक्रमों में साहित्यिक नहीं परंतु स्पष्ट व शुद्ध भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। उच्चारण को खास तौर पर प्राथमिकता दी जाती रही है। बाद में केबल टीवी की लोकप्रियता ने हिंदी को घर घर की भाषा बना दिया, परंतु उसका स्वरूप आसान ही रहा। समय के साथ बदलते माध्यम और इन माध्यमों में भाषा के बदलते स्वरूप को आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रेडियो। रेडियो जो भारत का अभी भी असली जनमाध्यम है। प्राथमिक रूप से देखें तो रेडियो जनसंचार का वह माध्यम है जिसके द्वारा आसान भाषा में शब्दों को प्रचारित किया जा सकता है। रेडियो की यात्रा पर एक नज़र डालें तो अपनी शुरुआत से ही यहाँ रेडियो पर भाषा का शुद्ध और सभ्य रूप देखने को मिलता है। रेडियो में साफ स्पष्ट भाषा के साथ उच्चारण की उपयोगिता को हमेशा सर्वोपरि रखा गया। हिंदी उर्दू के शब्दों का सही प्रयोग व सही तलफ़ुज़ इसी माध्यम में काम करने की पहली और महत्वपूर्ण आवश्यकता रही। यदि हम आकाशवाणी के पुराने कार्यक्रमों को सुने तो हम भाषाई गलतियां न्यून या बिल्कुल ही नहीं पाएंगे। पुराने रेडियो के कार्यक्रम जो सौभाग्य से अभी भी चल रहे हैं, जैसे छाया गीत, हवा महल, युवाणी। हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सीमा मिश्रा की लिखी नाटिका सुनवा रहे हैं, लो कचरा कर दिया ना। इन कार्यक्रमों में मनोरंजन तो है ही, साथ में भाषा के स्तर पर भी
कहीं कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता है। समय बदलने के साथ ही भाषा में अंतर आना स्वाभाविक था, क्योंकि नया समय अपने साथ भाषा के नए शब्दों को भी लाता है। इसलिए रेडियो के बदलते समय में भाषा का बदलना क्रिया की प्रतिक्रिया ही थी और आकाशवाणी से एफएम के सफ़र में भाषा का स्वरूप बदलता गया। एफएम की लोकप्रियता ने सरल व मिश्रित भाषा के प्रचलन को न सिर्फ बढ़ावा दिया बल्कि अघोषित रूप से उसे एफएम की भाषा बना दिया। रेडियो मिर्ची, रेड एफएम, रेडियो सिटी जैसे कई रेडियो स्टेशन जब हम सुनते हैं तो पाते हैं कि भाषा की शुद्धता व स्पष्टता जो कभी इस माध्यम का अभिन्न अंग थी, आज महज किसी खास वक्त या कार्यक्रम की मोहताज हो गई है। ऑल इंडिया रेडियो पर आने वाले कार्यक्रमों में ज़रूर अभी भी भाषा के प्रति लगाव महसूस किया जा सकता है, लेकिन अन्य प्राइवेट एफएम स्टेशन भाषाई शुद्धता, स्पष्टता तथा उच्चारण के मानकों पर खरा नहीं उतरते। आज के समय में यदि हम देखें तो एफएम स्टेशंस में काम करने वाले लोग इसी भाषा में अपना काम करते हैं और साथ ही नए आने वाले लोगों को इसी भाषा के प्रयोग के लिए उत्साहित भी करते हैं। अब प्रश्न ये है कि सरल भाषा का स्वरूप कैसा हो। हिंदी को ही लें, एक मत ये है कि उर्दू के वक्त फ़िक्र, महसूस, मौजूद, कसम, अफसोस, खुशी, सदी, सिलसिला, कर्ज, ख़ास जैसे प्रचलित शब्दों का हिंदी के समाचारों, वार्ताओं तथा कार्यक्रमों में प्रयोग किया जाए। दूसरा पक्ष ये है कि हिंदी संस्कृत प्राकृत भाषा से विकसित है और अन्य भारतीय भाषाएं भी संस्कृत के निकट हैं, अतः संस्कृत निष्ठ शब्द जैसे उन्मूलन, मानचित्र, प्रोत्साहन, यथावश्यक, वस्तुस्थिति, सर्वेक्षण, प्रावधान तथा इसी प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाएं, जिससे वह सिर्फ हिंदी भाषी जनता ही नहीं बल्कि सभी भाषा भाषी हिंदी को समझ सकें। वास्तव में दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह सही हैं, किंतु शब्दों का मापदंड है उनका अधिक से अधिक लोगों द्वारा बोला तथा समझा जाना और बोलचाल में प्रयुक्त किया जाना। इसलिए उर्दू के जो शब्द हिंदी में बोलचाल के अंग बन गए हैं, उनके प्रयोग को उचित माना जाए और संस्कृत के जो शब्द लंबे समय से प्रयोग में आ रहे हैं, उन्हें लेना हितकर होगा। उदाहरण के लिए प्रोत्साहन और बढ़ावा, विशेष और ख़ास, भाग लिया तथा हिस्सा लिया, उपस्थित तथा हाजिर, दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। मूल बात यह है कि शब्द के प्रसारणकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि उसे इस बात का ज्ञान हो कि कौन से शब्द सामान्य व्यक्ति द्वारा समझे जा सकते हैं। यही कारण है कि आकाशवाणी में किंतु, अपितु, अन्यथा, यदि, तथापि की बजाय क्रमशः, लेकिन, बल्कि, हालांकि, अगर, तो भी का प्रयोग अधिक होता है। इसी प्रकार उपरांत, पश्चात, पूर्व, सम्मुख, पुनः के स्थान पर बाद, के बाद, पहले, सामने फिर शब्दों का प्रयोग बेहतर माना जाता है। शब्दों का चयन करते समय यह भी ध्यान में रखा जाता है कि उन्हें बोलने के लिए जीभ को ज़्यादा कष्ट न उठाना पड़े। उदाहरण के लिए, श्रमिकों को विश्राम का अवसर सुलभ नहीं हुआ, वाक्य के स्थान पर आसानी से मजदूरों को आराम करने का अवसर नहीं मिला बोला जा सकता है। इसी प्रकार उन्होंने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि मुल्क की तरक्की रुक गई है, को यूँ बोलना अधिक आसान होगा। उन्होंने इस बात पर अफसोस प्रकट किया कि देश की प्रगति रुक गई है। पर एफएम में इंग्लिश भाषा के प्रचलन में आने के लिए इंटरनेट व मोबाइल फ़ोन का हर हाथ में होना भी एक बड़ा कारण बना। मोबाइल के आने के बाद से रेडियो की उपयोगिता केवल एक जगह तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि अब मोबाइल के माध्यम से एफएम हर जगह सुना जा सकता है। साथ ही मोबाइल पर देखे और इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम तरह के ऐप्स के साथ उपयोगकर्ता एफएम को भी समय दे, इसलिए एफएम कार्यक्रमों को युवाओं की भाषा में उनके मनोरंजन के अनुकूल बनाया जाने लगा। एफएम की लोकप्रियता इससे साफ जाहिर होती है कि सरकारी चैनल ऑल इंडिया रेडियो को भी अपने एफएम स्टेशंस अलग से खोलने पड़े, जिन्हें हम एफएम गोल्ड और एफएम रेनबो के नाम से जानते हैं। लेकिन तथ्य यह भी है कि ये स्टेशन एफएम बैंड पर बजने के बावजूद भाषाई स्तर पर निजी एफएम प्रसारकों के मुकाबले बेहतर है। आज के रेडियो की कोई अपनी भाषा नहीं है,
जो भाषा है वो बाजार की भाषा है। हिंदी के शब्दों में कई भाषाओं की मिलावट के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाना एक ज़रूरत बन गया है। भाषा के निम्न स्तर के शब्दों और अपशब्दों का प्रयोग भी अब रेडियो में आम है। एक माध्यम के रूप में रेडियो ने कई स्तर पर लोकप्रियता व श्रोताओं का प्रेम अर्जित किया है, लेकिन भाषा के साथ नाइंसाफ़ी भी की गई है। अब थोड़ी बात फिल्मों की। फिल्मों की बात करें तो जैसे कहा जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं और समाज से उठाई विषय वस्तु से समाज को फिल्म के माध्यम से अवगत कराना एक पेचीदा काम। कुछ फिल्में बहुत पसंद की जाती हैं, कुछ फिल्मों को समाज द्वारा नकार दिया जाता है। लेकिन आज के दौर में नकारने का मानक भाषा बिल्कुल नहीं, बल्कि अन्य कारण ज़्यादा होते हैं। लेकिन वहीं पुराने दौर में भाषा का सही प्रयोग किसी फिल्म की सफलता के लिए बेहद ज़रूरी था। 50-60 के दशक में आई चंद्रलेखा, चौदहवीं का चांद जैसी फिल्मों में हिंदी उर्दू का प्रयोग देखने को मिलता है। उस समय भाषा की अभिव्यक्ति का सीधा जुड़ाव रंगमंच से प्रभावित था। चूँकि अधिकतर अदाकार नाटकों से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे, इसलिए संवाद बोलते वक्त उच्चारण पर भी खास ध्यान रखा जाता था। और कुर्बानी जितनी बड़ी होगी, दोस्ती का दर्जा उतना ही ऊंचा होगा। इसके अलावा अगर आपने कोई और फैसला किया तो आप पर हर्फ आएगा। 1934 में जब हिंदी सिनेमा का सफ़र आरंभ हुआ तो हिंदी भाषा अपने शानदार रूप में प्रयोग में लाई जा रही थी। लेकिन वर्तमान समय में गैंग्स ऑफ वासेपुर, पान सिंह तोमर जैसी फिल्मों ने हिंदी सिनेमा में प्राचीन परंपरा को परिवर्तित कर दिया और फिल्मों में हिंदी भाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रयोग होने लगा। अब हिंदी सिनेमा में भारत के विभिन्न राज्यों के भाषाओं की खुशबू आती है। आज हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा ही नहीं, बल्कि लोगों के जीवन, सरोकारों, स्पंदन, भावात्मक संचार, आर्थिक स्थिति, वैचारिक बनावट आदि को भी दर्शाती है। भारतीय सिनेमा के प्रारंभिक दौर में राजा हरिश्चंद्र फिल्म में मराठी भाषी दादा साहब फाल्के ने सबटाइटल्स अंग्रेज़ी के साथ हिंदी में भी रखे थे। जब उन्होंने पहली बार फिल्म में आवाज़ को शामिल किया तो उसमें हिंदी का ही प्रयोग किया। फिल्मों में व्यावसायिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी के विशाल दर्शक वर्ग तक पहुंचने के लिए हिंदी भाषा से बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसीलिए आर्देशर ईरानी ने जब 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाई तो उसकी भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी भाषा ही थी। 1931 में जो 27 फिल्में बनी थीं उनमें से 22 तो हिंदी में ही थीं। आलम आरा के बाद जब बोलती फिल्मों का प्रयोग प्रारंभ हुआ तो बांग्ला, मराठी आदि भाषा संस्कृत ने ही हिंदी सिनेमा को संपन्न किया। इस आरंभिक दौर को हिंदुस्तानी सिनेमा भी कहा जाता है। हिंदी फिल्में प्रारंभ से ही भारत की सामाजिक संस्कृति की उपज थीं। हिंदी भाषी प्रदेशों की प्रतिभाओं और विभिन्न प्रदेशों की सिनेमा समर्पित प्रतिभाओं के संपर्क एवं अंतरक्रिया से हिंदी सिनेमा का संसार जगमगा उठा, जहां भाषा साफ, लयबद्ध और सरल थी। अपने शुरुआती दौर से लेकर वर्तमान समय तक सिनेमा की भाषा ने कई रंग बदले हैं। वहीं आधुनिक युग की भाषा के कई रंग हैं भी। गुलजार के गीत मोरा गोरा अंग लैले से लेकर अमिताभ भट्टाचार्य के भाग भाग डी के बोस तक भाषा प्रयोग के बदलते स्वरूप को देखा और महसूस भी किया जा सकता है। फिल्मों में भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम जब फिल्म देखकर आते हैं तो सबकी ज़ुबान पर फिल्म के संवाद और गीत ही होते हैं। हाँ, इस शर्त के साथ कि वो अच्छे हों। जब भी कोई फिल्म आती है तो दर्शकों को अभिव्यक्ति की नई भाषा मिल जाती है। फिल्मकार एवं अभिनेता राज कपूर के बारे में कहा जाता है कि उनका न केवल संवाद बल्कि गीतों में प्रयुक्त होने वाली भाषा के प्रति गहरा समर्पण था। उनकी फिल्में जैसे आग, आ, श्री 420, आवारा जैसी फिल्मों में संवादों व गीतों में हिंदी भाषा के बेहद शानदार स्वरूप को देखा जा सकता है। एम.एस. सत्यू की 1973 में आई फिल्म गर्म हवा में बंटवारे के दर्द को बारीकी से दिखाया गया है। फिल्म के संवाद
हिंदी उर्दू तहजीब की पैरोकारी करते हैं। इन फिल्मों के गीतों में भी उर्दू के शब्दों का बराबर प्रयोग किया गया है। कवि प्रदीप के लिखे गीतों में हिंदी साहित्य के लिए प्रबल समर्थन दिखता है, वहीं साहिर लुधियानवी के गीतों में उर्दू को हिंदी के साथ तरजीह दी गई है। फिल्म हमराज के लिए लिखे उनके गीत किसी पत्थर की मूरत से में उर्दू के आसान व अमूमन प्रयोग होने वाले शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है, जैसे परस्तिश, बगावत, इबादत, तकल्लुफ़। ऐसे शब्द आम जनमानस में घुले मिले। उन दिनों फिल्मों का नायक विलायत जाता था, जो विदेश जाने का उर्दू अनुवाद है। अब आप शायद ही किसी फिल्म में नायक या नायिका को ऐसे शब्द बोलते सुनते देखते होंगे। 70 के दशक तक फिल्मकारों अदाकारों ने शुद्ध भाषा को प्राथमिकता दी और भाषा को सीधे तौर पर उनके हुनरमंद होने से जोड़ा गया। दिलीप कुमार, सुचित्रा सेन, अशोक कुमार, बलराज साहनी, मीना कुमारी, गुरदत्त जैसे कलाकारों ने अपने संवादों में भाषा को जीवंत बना दिया। इनकी फिल्मों के संवादों को आज भी याद किया जाता है। फिल्म के लेखकों और निर्देशकों ने भी इस प्रथा को आगे बढ़ाया। श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी जैसे निर्देशकों ने अपनी फिल्मों के किरदारों को उनकी भाषा के साथ अमर कर दिया। मंडी, अंकुर, निशान जैसी फिल्में इस बात को पुख्ता करती हैं। केवल गंभीर फिल्में ही नहीं, बल्कि हास्य फिल्मों में भी भाषा की स्पष्टता पर जोर दिया गया। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म चुपके चुपके इसका बेहतरीन उदाहरण है। चुपके चुपके फिल्म में नायक अपनी पत्नी के जीजा जी के साथ एक मजाक करता है, जिसमें वह अति शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग करता है। फिल्म में वह एक संवाद में अपनी मातृभाषा का मजाक बनाने के लिए दुखी भी महसूस करता है। जी हाँ, लव पथगामी अग्निरथ से आए हैं ना? ओहो, ट्रेन से आए हो? ट्रेन से? जी हाँ, अंग्रेजी भाषा में यही कहते हैं, परंतु हिंदी बोलते समय हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग उचित नहीं समझते। गोलमाल फिल्म में भी भाषा की शुद्धता को फिल्म के कथानक का मुख्य आधार बनाया गया। नायक नौकरी पाने के लिए हिंदी भाषा के साथ शुद्ध रूप का प्रयोग करता है और इसी वजह से उम्मीद से कई गुना ज़्यादा तनख्वाह भी पा जाता है। सत्यकाम, अनुपमा, आशीर्वाद, आनंद जैसी फिल्में भाषा की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं। जैसे जैसे वक्त सरकता गया, वैसे वैसे भाषा के प्रयोग में भी बदलाव आने शुरू हुए। फिल्मों में हिंदी उर्दू का प्रभाव कम होता गया और अंग्रेज़ी के शब्दों का आगमन हुआ। वैश्वीकरण के साथ ही अंग्रेज़ी सभ्यता और अंग्रेज़ी ने फिल्म के संवादों को चुंबकीय रूप से अपनी ओर खींचना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज़ी को सभ्यता का एक मानक मानते हुए इसे भाषा के एक नए युग में प्रवेश करना माना गया, जिसे फिल्मों की एक नई भाषा गढ़ी गई। इंटरनेट के आगमन के साथ ही युवाओं की भाषा व वेशभूषा में बदलाव होने लगे, जो फिल्मों में भी साफ तौर पर दिखाई देने लगे। नए दौर से प्रभावित कॉलेज जाते, प्रेम करते, समाज से अपने प्रेम के लिए विद्रोह करते युवा की भाषा को दिखाने बताने के लिए आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया जाने लग गया। इस दशक की फिल्में जैसे दिल, साजन, हम आपके हैं कौन, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इनमें भाषा हिंदी ज़रूर है, लेकिन कई भाषाओं के मिश्रण के साथ। 90 के दशक में फिल्म निर्माताओं का ध्यान भाषा पर इतना ना होकर एक सफल व्यावसायिक फिल्म बनाने पर था। इस दौरान कई फार्मूला फिल्में बनी, अधिकतर युवाओं के प्रेम और उसमें आने वाली कठिनाइयों तक ही सीमित रहीं। 2000 के दशक में तकनीक तेज़ी से पैर पसारने लगी और अंग्रेज़ी के शब्द अब अछूते ना रहे, इसलिए भाषा भी साधारण और मिश्रित ही रही, जिसे हिंग्लिश कहा गया। हाँ, इस दौर के कुछ गानों में भी अंग्रेज़ी का प्रयोग देखने को मिलता है। हालांकि किसी हिंदी फिल्म में एक पूरा गाना अंग्रेज़ी में 1975 में आई फिल्म जूली में था, पर इस चलन को गति साल 2010 के बाद मिली, जब तकनीक और अंग्रेज़ी हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनते चले गए। भाषा में गिरावट चाहे वो संवादों में हो या फिर गीतों में, यह समय भी हिंदी सिनेमा ने देखा। टपोरी भाषा व फूहड़ शब्दों के प्रयोग को हास्य के तौर पर देखा जाने लग गया। गोविंदा की अधिकतर फिल्मों में संवाद में हल्कापन देखने को मिलता है। अनिल कपूर ने कुछ फिल्में ऐसी की जहां उन पर घटिया स्तर की भाषा में संवादों व गीतों को फिल्माया गया और युवाओं में उस भाषाओं को काफ़ी पसंद भी किया गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें इस
टपोरी भाषा की लोकप्रियता के चलते वैसे ही रोल अधिक मिले। उसके बाद की फिल्मों में, संजय दत्त की फिल्मों में भी इस तरीके की भाषा देखने को मिलती है। मुन्ना भाई, MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई ऐसी ही फिल्मों का उदाहरण है, जहां भाषा के तद्भव रूप के संवादों से ही अदायगी की गई है। इसमें केवल पुरुष अदाकार ही नहीं बल्कि महिला अदाकार भी शामिल रहीं। रवीना टंडन से लेकर रानी मुखर्जी जैसी कई नायिकाओं ने टपोरी भाषा में संवाद अदायगी की है। नए दौर में अब भाषा का महत्व एक ही भाषा तक सीमित नहीं रह गया। भोजपुरी, राजस्थानी, मराठी जैसी भाषाओं को बराबर ही संवादों में प्रयोग किया जाता रहा है। आज के दौर की भाषा अब हिंदी से इंग्लिश व उपभाषाओं से मिश्रित भाषा बन गई है। टीवी यानी टेलीविज़न। टीवी को हमेशा एक पारिवारिक माध्यम माना गया है। परिवार के साथ बैठकर कार्यक्रमों का आनंद ले पाना टीवी माध्यम से ही संभव हो पाया। साथ ही न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि समाचारों को घर पर बैठकर सुनने देखने के लिए टीवी माध्यम का उपयोग किया जाता रहा है और आज भी किया जा रहा है। हर माध्यम में भाषा के प्रयोग को बदलते स्वरूप ने टीवी को भी प्रभावित किया है। भाषा के विरूपीकरण में एक बड़ा योगदान टीवी कार्यक्रमों का भी है। टीवी का शुरुआती दौर उच्च श्रेणी के ज्ञानदायक कार्यक्रमों का दौर रहा। टीवी ने जब भारत में पदार्पण किया उस समय केवल ज्ञानदायक कार्यक्रमों को ही इस पर प्रसारण की अनुमति मिली। इस समय में भाषा अपने बेहतर स्वरूप में टीवी पर बोली सुनी देखी गई। 1975 में साइट के आने के बाद कार्यक्रमों की संख्या में भी बढ़ोतरी होने लगी। कुछ मनोरंजक कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाने लगे, लेकिन भाषा के शुद्ध स्वरूप से छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं की गई। वैश्वीकरण के बाद ही मिश्रित भाषा के टीवी पर प्रचलन ने जोर पकड़ा। समसामयिक कार्यक्रमों में अंग्रेजी के शब्दों व अंग्रेजी कार्यक्रमों का भी प्रसारण किया जाने लगा। देख भाई देख, चंद्रकांता, हम लोग, बुनियाद, अलिफ लैला, मालगुडी डेज, श्री कृष्णा, महाभारत, फौजी आदि कार्यक्रमों में विषय वस्तु के आधार पर ही भाषा का चयन किया गया। संस्कृत से लेकर क्लिष्ट हिंदी व साथ ही आसान हिंदी व उर्दू का भी प्रयोग किया गया। 20वीं सदी के आखिरी दशक में इंटरनेट ने अपने पैर जमाने शुरू किए और फिर इस दशक के अंतिम दौर में हिंदी ने इंटरनेट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। टीवी पर आने वाले कार्यक्रमों में भी भाषा की गिरावट प्रारंभ हो गई। टीवी पर कार्यक्रमों के शीर्षक भी मिश्रित भाषा में रखे जाने लग गए, जैसे शाकालाका बूम बूम, वुगी वुगी आदि। बच्चों के लिए बनाए जाने वाले कार्यक्रमों जैसे शक्तिमान, शरारत आदि में क्लिष्ट हिंदी भाषा का प्रयोग असंभव ही था। इसलिए सरल व अंग्रेजी मिश्रित भाषा का सहारा लिया गया और धीरे धीरे इस तरीके की भाषा का प्रयोग पुख्ता होता चला गया। आज के समय के कार्यक्रम जैसे CID, क्राइम पेट्रोल जैसे कार्यक्रमों में इंग्लिश भाषा का ही प्रयोग किया जा रहा है। समाचार चैनलों की बात करें तो दूरदर्शन में समय के साथ भाषा की शुद्धता में बदलाव ज़रूर आया है, लेकिन आज भी भाषा का स्वरूप विकृत नहीं है। लेकिन हिंदी के अन्य निजी समाचार चैनलों पर भाषा अब विरूपित स्वरूप में ही मिलती है। अंग्रेज़ी के शब्दों को हिंदी में ढालकर प्रयुक्त किया जाना अब आम बात हो गई है। दिवाली सेलिब्रेशन, होली सेलिब्रेशन जैसे शीर्षक भाषा के विकृत स्वरूप का ही वर्णन करते हैं। समाचार प्रस्तोता भी अब वही भाषा प्रयोग करते हैं जो अधिकाधिक जनता के समझ में आ सके। साथ ही समाचार प्रस्तुत करते समय अंग्रेज़ी के शब्दों का चलन आम है। रही सही कसर इंटरनेट और उसके बाद मोबाइल पर इंटरनेट ने पूरी कर दी। मोबाइल के आने के बाद और मोबाइल पर टीवी कार्यक्रमों के देखे जा सकने की सुविधा ने भाषा के इस रूप को अधिक प्रसारित होने में बढ़ावा दिया है। आज के समय में टीवी पर प्रयोग की जाने वाली भाषा भाषा की शुद्धता से परे है और इसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आज के सभी माध्यमों में लगभग एक ही भाषा का प्रयोग किया जाता है जिसे आधुनिक भाषा का नाम दिया जा सकता है। इस भाषा में लगभग हर मुख्य भाषा जिसे लोगों द्वारा बोल, सुन, लिखा, पढ़ा जाता रहा है उसके शब्दों का मिश्रण मिलता है। मीडिया की हिंदी संचार की ज़बरदस्त हिंदी। इतिहास में इतने विकट, व्यापक एवं विविध स्तर के संचार की हिंदी कभी नहीं रही।
वह साहित्यिक हिंदी रहकर संदेश, उपदेश और सुधार की भाषा भर बनी रही। प्रिंट मीडिया ने उसे एक विस्तार दिया, लेकिन साक्षरों के बीच ही। रेडियो, फिल्मों और टीवी ने उसे वहाँ पहुँचाया जहाँ हिंदी का निरक्षर समाज रहता है। उसे एक नई भाषा दी जो म्यूज़िकल है, जिसमें एक से एक हिट गाने आते हैं जिन्हें सुनकर पैर थिरकने लगते हैं। हिंदी टीवी के समाचारों से लेकर मनोरंजन की सबसे बड़ी भाषा है। वह इंटरनेट, मोबाइली चैट में आकर गिटपिट यानी संवाद की भाषा बनी है। भले उसकी वर्तनी रोमन हो चली हो, वहाँ हिंदी अंग्रेज़ी का नया निराला मिक्स मिलता है। रही सही कसर FM चैनलों की हिंदी ने पूरी कर दी। अब वो तेज गति से दौड़ती हुई फर्राटेदार मनोरंजक भाषा है, जिसमें चुटकुले, मजाक, गंभीर बातें और संगीत बजता है। इतनी बोली जाने वाली भाषा दूसरी नहीं है। इसका कारण हिंदी का अपना लचीला स्वभाव है। उसमें दूसरी भाषाओं को समा लेने की अद्भुत क्षमता है। आज उसके कोश में मराठी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम तक के शब्द मिक्स होकर आ रहे हैं। कोई भी भाषा जनसंचार की भाषा बने बिना आगे नहीं बढ़ती। वह जितना विविध संचार करने में क्षमतावान होगी, उतनी ही बढ़ेगी। उसमें तमाम लोग संवाद करें, ऐसी भाषा आगे बढ़ेगी। हिंदी जनता सबसे बड़ी उपभोक्ता जमात है। उसे संबोधित करने के लिए कॉरपोरेट दुनिया विज्ञापन हिंदी में पहले बनवाती है। यही हिंदी की गुरुत्वाकर्षकता है। वह कॉरपोरेट के लिए आकर्षक है और सबसे बड़ा बाजार भी। कंपनियां उसमें संवाद करती हैं, ब्रांड करती हैं। इससे एक विनिमय की नई हिंदी बनी। माध्यम बदले, उनके स्वरूप बदले और साथ साथ भाषा भी बदली।